GIS या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम स्पेशल डेटा टाइप्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन और आंसर MCQ के जरिए देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके सारे ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करें ताकि GIS के बारे में आपकी जानकारी पुख्ता कंप्लीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू GIS? पहला इसमें ऑप्शन है यूक्लिडियन स्पेस, दूसरा है रामानुजन स्पेस, फिर है पाइथागोरियन स्पेस और फाइनली है नन ऑफ द अबव। अब GIS या फिर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसमें हम यूक्लिडियन स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही समझा, इसका उत्तर है यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस होता क्या है? ये बात हो रही है स्पेस की। स्पेस यानी लोकेशन, जगह, कौन सी लोकेशन पे क्या है। तो अगर आप इस स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां केवल 2 डायमेंशन है। इस तरीके का स्क्रीन है तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये X डायमेंशन है, ये Y डायमेंशन है। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में तो स्क्रीन नहीं होता है। एक्चुअल वर्ल्ड में यहां पर एक और डायमेंशन होता है जो कि आपका हाइट या एलिवेशन। तो जब हम किसी भी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन की बात करते हैं नॉर्मल टर्म्स में, हम किसी भी एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर देखिएगा कि अगर आप कोई लोकेशन बताना चाहते हैं कि भाई ये जगह कहां है, तो आप X पे कुछ चलेंगे, Y पे कुछ चलेंगे, ये X हो गया, ये Y हो गया और Z पे कुछ चलेंगे और यहां से पता चलेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यूक्लिडियन स्पेस 2 डायमेंशन भी है, 3 डायमेंशन भी है और ज्यादा बढ़िया एनिमेशन अगर आप समझे तो ये X, Y और Z और ये दोनों साइड पे है। इस पॉइंट को जहां ये एक्सेस मीट करती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। इसीलिए यूक्लिडियन स्पेस एक फंडामेंटल स्पेस है, एक बेसिक स्पेस है, एक बेसिक तरीका है जिससे आप कोई भी पॉइंट, कोई भी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सके, बता सके। तो ये एक फिजिकल स्पेस है जो रियल वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है। शुरुआत में जो 3 डायमेंशनल स्पेस था यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, बट आज के जमाने में चाहे आप फिजिक्स ले लें, चाहे आप मैथमेटिक्स ले लें, यूक्लिडियन के n स्पेसेस हैं। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं की बात करें, और भी टाइम वगैरह इसमें आप जोड़ सकते हैं अलग अलग एक्सेस। जब n 1 होता है, जब यूक्लिडियन में आप 1 कहते हैं, तो यूक्लिडियन में जब 1 कहते हैं इसका मतलब आप लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, यूक्लिडियन लाइंस कहने लगते हैं इसको। जहां पर n 2 हो जाएगा वहां पर इसको आप प्लेन कहने लेंगे, आप प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूक्लिडियन का मतलब ही ये है, ये जो शब्द आया है, ये टर्म आया है कि बाकी अलग अलग स्पेस जैसे रामानुजन स्पेस हो गया, पाइथागोरियन स्पेस हो गया, उनसे अलग करके बात करने के लिए ये हो गया। GIS में जो इतने भी स्पेशल फिनोमेना है, जहां पर भी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या लोकेशन डेटा आता है, वो हम 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस में दिखाते हैं या उसकी लोकेशन को दर्ज करते हैं। अ ज्योग्राफिक फील्ड इज अ ज्योग्राफिक फिनोमेना फॉर एवरी पॉइंट इन द स्टडी एरिया। अब ज्योग्राफिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है GIS में। पहले समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अ वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड, दूसरा है द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, फिर है वैल्यू इज नॉट रेलेवेंट और फाइनली है अ वैल्यू इज मिसिंग। तो ज्योग्राफिक फील्ड का सही उत्तर है कि अ वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड। GIS में ज्योग्राफिक फील्ड होता क्या है? अब एक ऐसी फील्ड जिसके पास वैल्यू हो हर जगह। इसको ऐसे समझिए कि आपकी ये नदी बह रही है, अब यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, इस नदी के बाउंड्री के अंदर हर जगह पानी है। तो इसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक फील्ड। क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक फील्ड। ध्यान रहे, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो ज्योग्राफिक फील्ड का मतलब होता है आपका नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल, जो भी चीज नेचुरल होगी उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ज्योग्राफिक फील्ड के टर्म्स में। अब मैथमेटिकल फंक्शन की तरह समझिए इसको कि आपने क्या किया कि एक फंक्शन लिखा और यहां पर दिया लेट लॉन्ग, तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे यहां पर क्या है कि वाटर कंटेंट हो गया, या फिर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी पहाड़ का दे दें इस जगह पर, तो यहां पर आपको एक एलिवेशन या हाइट मिल जाएगी।
इसका मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए, एक ज्योग्राफिक फील्ड ये होती है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें कोई भी पॉइंट अगर आप दोगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। ये हमेशा नेचुरल फिनोमिना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके साथ एक और शब्द आएगा ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट, वो मैन मेड के लिए यूज होता है जहां पर ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए। ज्योग्राफिक फील्ड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एयर टेम्परेचर है, यहां पर देखिएगा आप, ये पूरे विश्व का एयर टेम्परेचर है। इसका मतलब हर एक विश्व की हर जगह पे आपको टेम्परेचर मिलेगा या जताया या दिखाया जा सकता है। इसके अलावा है बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर हर एक पॉइंट पे पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या बाकी और प्रेशर हम जो गिनते हैं, वो बैरोमेट्रिक प्रेशर यहाँ पर ज्योग्राफिक फील्ड ही है। ध्यान रखिए, फिर से बताऊंगा, ये ज्योमेट्रिक नेचुरल फिनोमेना है जो फील्ड के तौर पे आप दिखाते हैं। अब बात आती है एलिवेशन की, ये भी इसका एग्जाम्पल है। एलिवेशन का मतलब है हाइट। कोई भी विश्व का, चाहे वो समुद्र के अंदर हो या समुद्र के ऊपर है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो नेचुरली होता है, जो फिर प्राकृतिक तौर पे मिलता है और जिसकी एलिवेशन नहीं मिलेगी आपको। एलिवेशन मिलती है, इसलिए ज्योग्राफिक फील्ड है। फील्ड जो होती है ये दोनों तरीके की हो सकती है। ज्योग्राफिक फील्ड दोनों तरीके की हो सकती है, ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, ये डिस्क्रीट भी हो सकती है। मोस्टली जो फील्ड है वो आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि ये ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी में अगर आप पहाड़ देख रहे हैं तो जैसे हिमालयन रेंजेस हैं, वो आपको हिमालयन रेंज इस तरीके से मिलते रहेंगे। नदी है तो लंबी जाती रहेगी जब तक वो शुरुआत होती है उसकी गंगोत्री यमुनोत्री से और जाके मिलती है वो आपके समुद्र में। लेकिन डिस्क्रीट फील्ड भी होता है, आप एक पर्टिकुलर एरिया उठाइए और उस एरिया का आप लैंड यूज, कि भाई यहाँ पर क्या आप इंस्टीट्यूशन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या पेड़ उगा रहे हैं, वो लैंड यूज हो गया। या सॉइल को क्लासिफाई करना है कि भाई ये सॉइल जो है ब्लैक है, ये वाइट है, या फिर वैसे सॉइल वाइट बड़ा मुश्किल होता है, रेड हो, या फिर क्या ये उपजाऊ अगर सॉइल है या इसमें नहीं, ये बैरन लैंड है, तो ये डिस्क्रीट फील्ड भी हो सकती है। तो ध्यान रहे, ज्योग्राफिक फील्ड नॉर्मली नेचुरल फिनोमेना के लिए ये कॉन्टिन्यूस हो सकती है, ये डिस्क्रीट हो सकती है। एयर टेम्परेचर, बैरोमीटर प्रेशर, एलिवेशन इसके एग्जाम्पल है। हर पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योग्राफिक फील्ड्स। ऑप्शन अपने पास है एयर टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, एलिवेशन और फाइनली है ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से ज्योग्राफिक फील्ड कौन सी? इसका उत्तर बिल्कुल सही पहचाना आपने, ऑल ऑफ द अबव। ज्योग्राफिक फील्ड का मतलब होता है नेचुरल फिनोमेना को दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए कोई वैल्यू। ज्योग्राफिक फील्ड एक ऐसा फिनोमेना, ज्योग्राफिक फिनोमेना जिसकी वैल्यू या आपको मान मिलेगा, माप मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक पहाड़ इस तरीके से बना दूं और पहाड़ की रेंज है, तो किसी भी लोकेशन की आप मांग करोगे, इसका एलिवेशन हम आपको दे देंगे। अगर ये ज्योग्राफिक फील्ड है तो, और ये ज्योग्राफिक फील्ड होनी ही चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक या नेचुरल फिनोमेना है पहाड़ का। तो एक मैथमेटिकल फंक्शन आप देख लीजिए कि मुझे आप यहाँ का लैट लॉन्ग दीजिए, यानी कि लोकेशन दीजिए लैट लॉन्ग, यहाँ की हम एलिवेशन आपको दे देंगे क्योंकि ये ज्योग्राफिक फील्ड है, इसीलिए एज अ फंक्शन इसको देखिए। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ज्योग्राफिक फील्ड के? ज्योग्राफिक फील्ड के एग्जाम्पल में है एयर टेम्परेचर। आप पूरे विश्व का या किसी पर्टिकुलर एरिया का एयर टेम्परेचर आप नाप सकते हैं, अपने इलाके का, अपने शहर का या अपने नेबरहुड का। एयर टेम्परेचर हर पॉइंट का मिलेगा जो भी एरिया आपने डिसाइड किया है। बैरोमेट्रिक प्रेशर या और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है, पूरे विश्व का मिलेगा, या किसी पर्टिकुलर एरिया पे चले जाओगे, कोई भी लोकेशन आप मांगोगे तो वहां का बैरोमेट्रिक प्रेशर मिलेगा, क्योंकि एक ज्योग्राफिक फील्ड है, ये एक नेचुरल या प्राकृतिक फिनोमेना है। एलिवेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलिवेशन आपको मिलेगा, चाहे आप समुद्र के नीचे हो, समुद्र के बाहर हो, या फिर आप अर्थ की जगह मार्स या प्लूटो पे क्यों ना हो, ज्योग्राफिक फील्ड है, नेचुरल फिनोमेना है, एलिवेशन या हाइट आपको मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? जीआईएस के संदर्भ में नेचुरल फिनोमेना आर यूजुअली फील्ड्स। दूसरा ऑप्शन है मैन मेड फिनोमेना आर यूजुअली ऑब्जेक्ट्स। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। और फाइनली ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको,
क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर बिल्कुल सही पहचाना आपने। नेचुरल फिनोमेना फील्ड्स होते हैं जनरली, और मैनमेड फिनोमेना ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, इसीलिए 1 और ट्रू दोनों ट्रू हैं। जीआईएस में आप ज्योग्राफी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करना ही जीआईएस है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, डेटावेयर, जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स और फील्ड के जरिए ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, भूगोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहली जो बात आएगी वो आएगी आपके ऑब्जेक्ट की, और दूसरी बात आएगी आपके फील्ड्स की। ध्यान रखें, दोनों में मेन डिफरेंस ये है, फील्ड्स जो होते हैं वो जितने भी नेचुरली या फिर ऐसे प्राकृतिक चीजें रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मैन मेड चीजें जो आपने मैंने बनाई हैं उनको रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फील्ड्स, ये दो फंडामेंटल तरीके हैं ज्योग्राफी में रिप्रेजेंट करने के। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट व्यू क्या होता है, यहां पर एक ऐसी चीज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसकी एक प्रॉपर बाउंड्री हो। जैसे आप कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइन बनाना चाहते हैं, पॉलीगन दिखाना चाहते हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो नॉर्मली मैनमेड मटेरियल्स होंगे, और अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो वो पॉलीगन की तरह रिप्रेजेंट हो सकती है, और रोड जो है लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो सकती है। लेकिन बिल्डिंग, रोड आपने बनाई है, ध्यान रखिएगा, इंसानों ने बनाई है। और जो फील्ड व्यू है, ये आपको ऑब्जेक्ट व्यू बताया, ये फील्ड, ध्यान रखिए, फील्ड हमेशा नेचुरल जितने भी प्रकृति में अवेलेबल चीजें हैं, चाहे नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, वो फील्ड किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फील्ड जो है वो जो डिस्क्रीट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, दोनों ही तरीके से हो सकती है, राइट? दोनों ही चीजें होती है। अब फील्ड व्यू का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू की आपको दरकार रहेगी, वो आपको वैल्यू मिलेगी। कॉन्टिन्यूस सरफेस में दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर एक पहाड़ है, अब किसी भी पॉइंट को आप लोगे तो यहां का आपको एलिवेशन या हाइट मिल जाएगी। ये बेसिकली यही बात है फील्ड की, कि आपको एक फंक्शन की तरह समझना है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें, हम आपको कोई ना कोई वैल्यू उठा के दे देंगे, मतलब इसकी लोकेशन बताएंगे, हम आपको एलिवेशन बता देंगे। तो फील्ड व्यू हमेशा रिप्रेजेंट करता है नेचुरल फिनोमेना को, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैनमेड फिनोमेना को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन है, फील्ड्स आर ज्योग्राफिक फिनोमेना दैट ऑकर एवरीवेयर इन द स्टडी एरिया। अब कोई भी ऐसी जगह बताइए जहां पर आपको मिट्टी, हवा या फिर पहाड़ या नदी नहीं मिलेगी, हर जगह है। दूसरी चीज है, ऑब्जेक्ट्स आर ज्योग्राफिक फिनोमेना दैट ऑकर स्पार्सली ओवर द स्टडी एरिया। वो जो मैनमेड चीजें हैं वो तो आपको कहीं कहीं मिलेंगी। फील्ड्स कैन बी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट, ये भी सही है, क्योंकि फील्ड कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लोकेशन, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, क्योंकि ये हम बनाते हैं, मैनमेड है, इसलिए ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही समझा आपने, इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसी से आप फील्ड और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। फील्ड और ऑब्जेक्ट ये दो तरीके हैं ज्योग्राफी या भूगोल की चीजों को आपको रिप्रेजेंट या करने या दिखाने के लिए। ध्यान रहे, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैनमेड मटेरियल को दिखाते हैं, जो आपने बनाए हैं। चाहे आप रोड दिखाएंगे तो लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, शहर या कोई एक एरिया दिखाना है तो पॉलीगन से कर देंगे, कुछ लैंडमार्क्स दिखाने हैं तो आप पॉइंट से कर देंगे। इसी तरीके से जो फील्ड होता है, ये फील्ड आपके कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये आपका डिस्क्रीट भी हो सकता है। लेकिन फील्ड का मतलब लिटरली आप जमीन से ले लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरली ऑकरिंग है वो फील्ड है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई आप कोई भी फील्ड को दिखाना चाहेंगे तो किसी भी फील्ड पे कोई भी फंक्शन की तरह इसको देखिए। आप हमें लोकेशन देंगे, हम उसकी एलिवेशन दे देंगे। आप हमें लोकेशन दे देंगे, हम उसका प्रेशर बता देंगे। आप हमें लोकेशन देंगे, हम उसका टेम्परेचर बता देंगे। पूरे विश्व का बता सकते हैं, बल्कि आप प्लूटो पे ले जाएंगे हमें तो हम वहां का भी दिखा, क्योंकि हम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट और नेचुरली ऑकरिंग
फिनोमेना के बारे में बात कर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने एक बिल्डिंग दिखा दी, अब इस बिल्डिंग का एक शेप होगा, साइज होगा, लोकेशन होगा, ओरिएंटेशन होगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि ये मैन मेड है। जियोग्राफिक फील्ड्स कैन बी, पहला ऑप्शन है डिस्क्रीट ओनली, दूसरा ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस ओनली, तीसरा है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, और फाइनली हम बात कर रहे हैं नन ऑफ द अबव। ज्योग्राफिक फील्ड्स क्या होते हैं? उत्तर बिल्कुल सही पहचाना आपने, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों होते हैं। ज्योग्राफिक फील्ड्स होते क्या है? कोई भी अर्थ में जो नेचुरल फिनोमेना है, नदी, नाले, पहाड़, या फिर आप दूसरे गैलेक्सी में चले जाइए, दूसरे प्लैनेट पे चले जाइए, वहां पर भी जो नेचुरली चीजें हो रही हैं, प्राकृतिक चीजें हो रही हैं, उनको हम ज्योग्राफिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योग्राफिक फील्ड्स डिस्क्रीट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा, डिस्क्रीट मतलब ऐसे थोड़ा सा ब्रेक आपको मिलेगा, मतलब ये एरिया है फिर ब्रेक, फिर ये एरिया है ब्रेक। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस को इस तरीके से समझिए। तो ज्योग्राफिक फील्ड डिस्क्रीट हो सकती है, इसका मतलब ये है, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि आपके पास पैचेस होंगे, जगह होंगे जिनकी होमोजेनियस वैल्यू होगी। यानी एक बड़ा सा एरिया आपने ले लिया और आपने कहा कि यहाँ पर कहाँ पर धान की खेती हो रही है, आपने कहा यहाँ धान उग रहा है, यहाँ धान उग रहा है, तो इन हर एक एरिया जो पैटर्न है या मतलब रीजन है, वहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, होमोजेनियस वैल्यू की, कितना धान पैदा हो रहा है, कितना नंबर ऑफ क्विंटल पैदा हो रहा है। इसी तरीके से इसमें देखिएगा जो डिस्क्रीट ज्योग्राफिक फील्ड है उसकी एक बाउंड्री डिसाइड होगी और एक ट्रांजिशन जोन, ये जो एरिया है ये ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगा। ये दोनों आपस में जुड़े नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से डिवाइडेड है, और हर एक वैल्यू इनमें जरूर मिलेगी आपको। जैसे हमने कहा इसमें अपने धान में कितना पानी डाला, कितने मिलीमीटर पानी डाला, यहाँ कितना मिलीमीटर पानी डालेगा, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। ज्योग्राफिक फील्ड का मतलब ये है कोई भी ऐसा धान का खेत या कोई भी ऐसा पहाड़ या कोई भी ऐसा नदी नहीं है, नाला नहीं है, जहां पर आपको, जैसे ये पहाड़ है उसकी एलिवेशन वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर ऐसा एक पहाड़ है, मान लीजिए आपने एवरेस्ट ले लिया और कहीं और जाके किलिमंजारो ले लिया, तो दोनों पहाड़ अलग अलग हैं, लेकिन है तो ज्योग्राफिक फील्ड ही जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। तो इसकी भी आपको हाइट मिलेगी, इसकी भी हाइट मिलेगी, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो इसको हम डिस्क्रीट कहेंगे। जैसे आप लैंड कवर टाइप्स ले लीजिए, सॉइल क्लास ले लीजिए, सरफेस जियोलॉजिक फॉर्मेशन ले लीजिए। तो जैसे आप ये लैंड कवर टाइप देख रहे हैं, लैंड कवर यहाँ का आपके एरिया का अलग हो सकता है, मेरे एरिया का अलग हो सकता है। तो हर एक एरिया का लैंड कवर टाइप आप बताएंगे कि इधर पे आइए भाई लैंड कवर क्या है, इधर का लैंड कवर क्या है। आप कहेंगे यहाँ तो इस जगह पे तो पूरे के पूरे जंगल हैं, यहाँ जंगल नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए डिस्क्रीट के, क्योंकि अलग अलग जगह की बात हो रही है, लेकिन है ये नेचुरल फिनोमेना है। जहां तक हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस ज्योग्राफिक फील्ड क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ऐसी ज्योग्राफिक फील्ड हमेशा हम नेचुरली ऑकरिंग प्राकृतिक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कॉन्टिन्यूअस डोमेन। इसका मतलब आपको अगर नदी यहां से शुरू हुई है, मान लीजिए गंगोत्री शुरू हुई है और गंगा जी यहां से बहना शुरू हुई है, तो गंगा जी जब तक जाके आपके बे ऑफ बंगाल में नहीं मिल जाएंगी, तो यहां से यहां तक ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब हर जगह पे आपको पानी की मात्रा, पानी का जो डेप्थ है वो मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग है और इसी को हम फील्ड वैल्यू कह रहे हैं। पूरी जगह ये डिस्पर्स्ड है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। गंगा नदी ऐसा नहीं कि कहीं जाके रुक जाती है और आराम करती है, फिर बोलती है अरे मैं तो यहाँ से शुरू होंगी, ऐसा नहीं है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है ये। जैसे एग्जाम्पल देखिए टेम्परेचर का, पूरे विश्व में आपको कहीं ना कोई, जैसे आपका घर है वहां का टेम्परेचर अलग होगा, हो सकता है कोई कैनेडियन घर हो यूकॉन में, उसका टेम्परेचर अलग होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फील्ड्स आर, कॉन्टिन्यूअस फील्ड ज्योग्राफी में फील्ड एक ऐसी चीज है जो ज्योग्राफिक फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है, वो सारे जो नेचुरली ऑकरिंग है, प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं। तो एयर टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, सॉइल सैलिनिटी, एलिवेशन और ऑल ऑफ द अबव। क्या उत्तर है इसका? बिल्कुल सही आपने पहचाना, सारे के सारे एयर टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, सॉइल सैलिनिटी और एलिवेशन, ये सारे कॉन्टिन्यूअस फील्ड हैं आपके जीआईएस या ज्योग्राफी में। अब फील्ड जो है वो ज्योग्राफिकल प्राकृतिक जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उनको रिप्रेजेंट करने के काम आती है। ठीक है जी। ज्योग्राफिक फील्ड जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती हैं, डिस्क्रीट भी हो सकती हैं।
लेकिन होगी ये प्राकृतिक के लिए ही, नेचुरल के लिए ही होगी, मैन मेड के लिए नहीं होती। कॉन्टिन्यूस फील्ड का मतलब है ये कॉन्टिन्यू होगी। जैसे हमने कहा ये पहाड़ है तो पहाड़ की श्रृंखलाएं होंगी इस तरीके से, ये सब कॉन्टिन्यूस है। लेकिन हर एक पहाड़ का आपको हाइट जरूर मिल जाएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। फील्ड वैल्यू चेंज होगी, यहां पर एलिवेशन अलग है इस पहाड़ का, ये यहां पर एलिवेशन या हाइट अलग है। तो अगर एग्जांपल हम बात करें कॉन्टिन्यूस फील्ड्स की तो क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज देखिए, यहां पर आपको एयर टेम्परेचर दिख रहा है, पूरे विश्व का एयर टेम्परेचर यहां पर गर्म दिख रहा है, यहां पर ठंडा दिख रहा है। तो हर एक पॉइंट में जहां जहां डॉट लगा रहा हूं, हर एक पॉइंट का आपको टेम्परेचर मिलेगा और ये एक ज्योग्राफिकली प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से आप बात करेंगे बैरोमेट्रिक प्रेशर की। पूरे विश्व में या आप किसी और प्लैनेट पे भी चले जाएं और वहाँ ज्योग्राफिक फील्ड बना दें कि हम प्रेशर जानना चाहते हैं, तो हर एक पॉइंट का आपको प्रेशर मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। वही आपके फील्ड को डिसाइड करती है। और कॉन्टिन्यूस फील्ड का मतलब ये है कि कहीं डिस्क्रिटाइज नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसको कह दें कि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, हर जगह का टेम्परेचर होगा आपको। इसी तरीके से आपका सॉइल सैलिनिटी, यानी इस जमीन पे, इस मृदा पे कितना नमक है, सॉइल सैलिनिटी का मतलब यही होता है। इसके अलावा एलिवेशन, यहां पर आप जाओ, चाहे आप मार्स पे चले जाओ, हर एक पॉइंट का एलिवेशन मिलेगा। यहां पर आप बोलोगे कैसे मिलेगा, ये समुद्र है, लेकिन पानी को हटा दिया जाए तो वहां पर भी तो आपको एलिवेशन या फिर हाइट मिलेगी। एलिवेशन, हाइट, ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस ज्योग्राफिक फील्ड में आती हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। Which of the following is true about discrete fields? ज्योमेट्री में जितने भी प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड्स डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती हैं। तो डिस्क्रीट फील्ड के बारे में बात हो रही है। डिस्क्रीट फील्ड डिवाइड द स्टडी स्पेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाउंडेड पार्ट्स विद ऑल लोकेशन इन वन पार्ट हैविंग द सेम फील्ड। डिस्क्रीट फील्ड्स मेक यूज ऑफ बाउंडेड फीचर्स। लैंड क्लासिफिकेशन is an example of discrete fields. All of the above. इसका क्या उत्तर है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका उत्तर है all of the above. ज्योग्राफिक फील्ड वो चीज है या वो तरीका है जिससे आप नेचुरल फिनोमेना को जीआईएस में या ज्योग्राफी में रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड आपकी डिस्क्रीट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। अगर आप कहेंगे कि भाई यहां पर एक नदी बह रही है तो कॉन्टिन्यूस है ना, जहां से शुरू होगी जहां अंत होगी। पहाड़ों की रेंज है, ये कॉन्टिन्यूस है, चाहे आप प्लेन पे आ जाए तो आप कहेंगे 0 पहाड़ है ना, ये भी चीज आप कह सकते हैं। तो डिस्क्रीट में अगर आप देखें, एक ही चित्र में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक पूरा कॉन्टिन्यूस डेटा है जिसको हमने ज्योग्राफिक फील्ड में रिप्रेजेंट किया है, और ये एक एरिया है जहां पर हमने डिस्क्रीट तरीके से किया है कि इसकी बाउंड्री बना दी अलग से। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वहां पर जहां पर आपको वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखिएगा, फील्ड का मतलब ये होता है एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन देते हैं लेट लॉन्ग, तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मैं यहां पर अगर जाऊं और एलिवेशन निकालना चाहूं तो मिल जाएगा, यहां पर जाऊं और पानी की डेप्थ निकालना चाहूं या पानी का कलर या पानी का मिनरल कंटेंट निकालना चाहूं तो यहां मिल जाएगा। लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं कॉन्टिन्यूस की। डिस्क्रीट में भी ऐसा है कि आपको वैल्यू मिलेगी, किसी पॉइंट पे जाओगे, बस आपने क्या किया कि किसी एरिया को बाउंड कर दिया कि मैं इसी जगह की बात करूंगा। लेकिन ये जरूरी है कि ये नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। अगर ये प्राकृतिक नहीं है तो हम फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसे ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम मल्टीपल एरियाज को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बाउंड्री कह रहे हैं, और इनके बीच में ट्रांजिशन भी है, यानी प्रॉपर जगह है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कोई भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, और हर एक पॉइंट को आप लोगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। जैसे आप देखिएगा कि डिस्क्रीट ज्योग्राफिक फील्ड में लैंड कवर टाइप्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सॉइल का क्लास सरफेस जियोलॉजिक फॉर्मेशन, जैसे जो अफ्रीका के कीनिया में आपको जमीन मिलेगी वो आपको कहीं भी कनाडा के कैलगरी में नहीं मिलेगी। ये अलग अलग जगह है, अलग अलग वहां की जमीन है। यहां पर एग्जांपल देखिए, 2 अलग अलग एरियाज लिए गए हैं और आप देखेंगे इसका लैंड कवर टाइप बिल्कुल अलग है। मान लीजिए आप टाइम में जाते हैं, ये मान लीजिए 2000 का चित्र है, ये 1990 का चित्र है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसा है नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये 2 अलग अलग एरियाज ले लिए हमने, एक ही एरिया ले लिया लेकिन दोनों के अलग अलग टाइम ले लिए।
तो यहां पर आप लैंड कवर टाइप को डिस्क्रीट ज्योग्राफिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉमिनल डेटा वैल्यूज? नॉमिनल डेटा वैल्यूज स्केल ऑफ मेजरमेंट का एक टर्म है। जिस तरीके से मेजरमेंट करते हैं उसके अलग अलग स्केल्स होते हैं, इसमें नॉमिनल डेटा वैल्यूज आते हैं। पहली चीज है दे आर वैल्यूज दैट प्रोवाइड अ नेम और आइडेंटिफायर सो दैट वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज। True computations cannot be done with these values. When the values assigned are assorted according to some set of non-overlapping categories, they are called categorical data. All of the above. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसका उत्तर है all of the above. Option number 4, all of the above. Measurement of scales या scales of measurement में सबसे पहला जो स्केल है वो है नॉमिनल डेटा। ध्यान रखिए कि पहली चीज तो ये क्वालिटेटिव है, इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर नहीं आएंगे। अब आपको एग्जांपल देता हूं कि पूरे विश्व में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, तो ये एक अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। तो जैसे हमने मेल और फीमेल में डिवाइड किया, इसी को हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेबल्ड है, क्योंकि एक को एम दे दिया एक को एफ दे दिया तो लेबलिंग भी कर दी, इसी को हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। अब आप इसको और इस तरीके से समझिए कि ये क्वालिटेटिव डेटा है, यानी कि यहां पर क्वांटिटी नहीं है, नंबर नहीं, केवल क्वालिटी बता रहे हैं, एक का जेंडर बता रहे हैं, दूसरे का जेंडर बता रहे हैं, और हमने लेबलिंग भी कर दी एम और एफ। अब देखिए इसी में आपने मेल में और कैटेगराइज कर दिया, ये मेल है, और इसमें कैटेगराइज कर दिया कि वो मेल जिनकी ब्लू आइज है, वो मेल जिनकी ब्राउन आइज है, ये वे आपके ब्लू हो गए, ये ब्राउन हो गए, और ये आपके ग्रीन हो गए। तो 3 भाग में डिवाइड कर दिया, अभी भी ये नॉमिनल डेटा ही रहा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर लेबलिंग कर दी है और कहीं भी नंबर नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि 100 है, 200 है, 500 है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम इसमें नहीं देते हैं, हम केवल कैटेगराइजेशन करते हैं या जो पूरा एरिया है उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। इसीलिए ये कैटेगरीज में बनता है और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, कोई भी पॉइंट मतलब डिफरेंट, बिल्कुल डिस्क्रीट इनका डिफरेंशिएशन होता है। अब अगर आप देखें कि इसको हम डिफाइन या डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए यहां पर एक एरिया दिखाया है यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने। अब इसमें कहां कहां पर कौन कौन सी पॉपुलेशन रहती है, जैसे ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये हिस्पैनिक है, ब्लैक आप जो देख रहे हैं वो यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग कैटेगरी बनाई है ये नॉमिनल डेटा है, कहीं भी नंबर नहीं बताया गया और सबकी बिल्कुल सेपरेट बाउंड्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि विश्व के सारे एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट का आपने जैसे ये एक नॉमिनल डेटा बनाया कि ये एयरपोर्ट्स जो होंगे वो विश्व में जहां जहां होंगे उनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये जो एयरपोर्ट है ये मिड लेवल के एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो नॉमिनल डेटा हो गया ये। इसी तरीके से बाकी लाइन और एरिया वाले, पॉइंट लाइन एरिया वाले आप नॉमिनल डेटा में डिवाइड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरनल डेटा वैल्यूज? पहला ऑप्शन है they are quantities in that they allow simple forms of computation like addition and subtraction. दूसरा है they do not support multiplication or division. तीसरा है centigrade temperatures are internal data values. और फाइनली है all of the above. आपने सही समझा है, जो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें इंटरनल डेटा वैल्यूज या इसको आप डिस्क्रीट डेटा वैल्यूज भी कहते हैं, और वो है ऑल ऑफ द अबव। मेजरमेंट ऑफ स्केल्स या स्केल ऑफ मेजरमेंट में इंटरनल डेटा वैल्यूज या डिस्क्रीट डेटा वैल्यूज क्या होती है? देखिए पहली चीज तो ये है कि इंटरनल डेटा वैल्यूज ये कंपनी या कोई भी आप जिस भी विधा में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां से निकाली जाती हैं ताकि आप डिसीजन बना सकें। लेकिन असली चीज यहां पर आती है कि जितने भी हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जहां पर नंबर नहीं होंगे उसको हम कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव कहते हैं, जहां पर नंबर आ जाते हैं उसे हम न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव में नॉमिनल आता है, जैसे आपने पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया मेल्स और फीमेल्स। अब यहां पर आपने कोई नंबर नहीं दिया लेकिन आपने लेबलिंग कर दी कि मेल और फीमेल है और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसको हम नॉमिनल कहते हैं। ऑर्डिनल का मतलब यह होता है कि आप ऑर्डर दे देते हैं, यानी कि आपने कहा कि ये बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, और आपने कहा वेरी बैड,
तो आपको पता है वेरी गुड जो है वेरी बैड से अच्छा होता है, तो यहां पर आपने एक ऑर्डर बना दिया, इसको ऑर्डिनल कहते हैं। इंटरनल डेटा वैल्यूज या डिस्क्रीट डेटा वैल्यूज का मतलब यह है कि आपने कहा हमने जो बात की थी वो की थी 1990 की और आज चल रहा है 2020 फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो आपने डिसाइड किया है ये कहां से डिसाइड किया है कि भाई मैं बात कर रहा हूं कितनी पॉपुलेशन अभी तब थी, कितनी पॉपुलेशन अब हो गई, लेकिन कहां से शुरू किया आपने? जीरो तो है नहीं यहां पर, आपने कहां से शुरू होगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट को आपने लिया होगा, क्योंकि यहां पर कोई जीरो नहीं है। आपने सीधा 1990 और 2020 की बात कर ली, तो यहां कोई जीरो से स्टार्ट नहीं किया। इसी को हम इंटरवल या डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। तो ये वो क्वांटिटी है जो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देती है, आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर आप इस टेम्परेचर पे आए, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई 30 डिग्री एक जगह हो रहा है, एक जगह 60 डिग्री हो रहा है, तो आप मेरे से सवाल नहीं करेंगे कि ये डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 30 और 60 में 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, इसीलिए मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। मैं ये कभी नहीं करूंगा कि 60/30 करके आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जीरो मुझे पता ही नहीं है। ये केल्विन भी हो सकता है, सेंटीग्रेड भी हो सकता है। जब इस तरीके की हम बात करते हैं तो ये इंटरनल डेटा वैल्यूज या फिर इसको हम न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट या इंटरवल वैल्यूज कहने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेशियो डेटा वैल्यूज? अब रेशियो डेटा वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। 4 टाइप के होते हैं, आपको अच्छी तरीके से आइडिया है कि ये होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट या इंटरवल और कॉन्टिन्यूस या फिर रेशियो। तो इस पे जो ऑप्शन रेशियो डेटा वैल्यूज के लिए है वो है दे अलाउ मोस्ट इफ नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल, दे हैव नेचुरल जीरो वैल्यू और कॉन्टिन्यूस फील्ड्स कैन हैव रेशियो डेटा वैल्यूज। उत्तर इसका है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 5, बिल्कुल सही पहचाना। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट स्केल में रेशियो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ही बता रहा है कि ये रेशियो है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसको हम कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी और ये कॉन्टिन्यूस या फिर रेशियो आप कह सकते हैं। अब रेशियो कॉन्टिन्यूस में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये दूसरों से अलग बनाता है? पहले मैं आपको इसकी 4 चीजें बता दूं। एक तो ये मेजर्ड है, यानी प्रॉपर नंबर आपको मिलेगा। ऑर्डर्ड है, एक के बाद एक मिलेगा। सारे जो आपने नंबर्स लिए हैं वो इक्विडिस्टेंट होंगे और शुरुआत कहां से होगी ये आपको पता है। ठीक है जी। तो मैं एग्जांपल बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें ट्रू जीरो होता है। अभी आप समझ जाएंगे कि ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा वेरिएबल जो प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए जीरो जहां आ गया, जीरो के ऊपर की बात हो रही है, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यूज की कोई संभावना नहीं है। और जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले जो न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट या इंटरवल की हम बात कर रहे थे, वो उसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पॉसिबल है। अब आइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखिएगा कि आपने कहा कि 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। कहां से? जीरो से। जीरो से कितना हुआ? 3 मीटर। जीरो से 6 मीटर, जीरो से 9 मीटर। तो अभी आपने क्या किया कि 3, 6 और 9 को जीरो से शुरुआत दी और ये रेशियो डेटा हो गया, क्योंकि इन दोनों के बारे में आप बता सकते हो कि 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आता है, तो 6 इज ट्वाइस एज 3। 6 3 से दुगना बड़ा है। तो आप देखिएगा ये इक्विडिस्टेंट है, मेजर्ड भी है, जीरो से शुरू हुआ है, ऑर्डर्ड भी है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई इनकम कितनी है, तो इनकम हो सकती है 20,000, 40,000, 60,000, तीनों इक्विडिस्टेंट है। जीरो भी इनकम किसी की हो सकती है जो बेचारा कुछ नहीं कमाता है, तो यहां से जीरो आ गया। नेगेटिव कोई नहीं कमा सकता, गंवा सकता है, नो नेगेटिव वैल्यूज। इन सबको आप बता सकते हो कि जो 60 है और 20 है, 60 को आप 20 से भाग दो तो आप कहेंगे कि 60,000 जो कमाता है वो 20,000 वाले से 3 गुना ज्यादा कमाता है। तो फिर से बता दूं कि ये जो रेशियो स्केल है, ये टाइप ऑफ डेटा है, टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल है। ये एक न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स मिलेंगे, और ये कॉन्टिन्यूस के अलावा, रेशियो के अलावा कॉन्टिन्यूस भी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर आप मेजरमेंट ऑफ स्केल या स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे तो 4 ऑप्शन है अपने पास। नॉमिनल एंड कैटेगोरिकल डेटा वैल्यूज आर रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डेटा,
Internal and ratio data is known as quantitative data. Ordinal data refers to ranking scheme or some kind of hierarchical phenomena. All of the above. क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही पहचाना आपने, सारे के सारे सही हैं। जब भी आप किसी भी साइंस में, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या फिर कोई और साइंस हो जिसमें मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें 4 स्केल आते हैं। पहले तो डेटा को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहां पर जहां पर हमें नंबर नहीं मिलेगा उसे हम कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव कहते हैं। जहां पर हमें नंबर मिलेगा उसे हम न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव कहते हैं। ये 2 भाग हो गए। अब जहां हम क्वालिटेटिव या कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जहां नंबर नहीं होते हैं, वो नॉमिनल हो सकता है या ऑर्डिनल हो सकता है। जहां पर नंबर मिलेंगे, क्वांटिटी मिलेगी, वो ये डिस्क्रीट इंटरवल या कॉन्टिन्यूअस रेशियो हो सकता है। ये चारों अलग अलग लेवल पे बढ़ते हैं। अब ये कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। एग्जांपल मैं भी आपको देता हूं। नॉमिनल का मतलब ये है कि आपने जैसे मेल और फीमेल बना दिया। पूरे विश्व में कितने मेल है, कितने फीमेल है, तो मेल और फीमेल दोनों डिसजॉइंट हैं, आपस में जुड़ाव नहीं है। आपने लेबल किया है इसको M और F से, और आपने बिल्कुल डिसजॉइंट सेट दिखाए हैं। लेकिन इसको आप 1 कह सकते हो, इसको 2 कह सकते हो, और कहीं आप इसको 2 कह सकते हो, इसको 1 कह सकते हो, 1 2 भी कह सकते हो, 2 1 भी कह सकते हो। तो नंबर्स दे सकते हो आप, लेकिन इस नंबर की कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल आप इसको रेफर कर रहे हैं। इसी को हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। नॉमिनल या कैटेगोरिकल का डेटा का मतलब होता है क्वालिटेटिव डेटा, जहां पर आप केवल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कोई क्वालिटी मिलेगी आपको और क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अगली बात आती है ऑर्डिनल की। ऑर्डिनल शब्द बना है ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब यह है कि ये खाना आपको कैसे लगा। आपने कहा बहुत अच्छा लगा, गुड। किसी ने कहा वेरी गुड, किसी ने कहा एक्सीलेंट, फिर लेकिन किसी ने कहा बैड, किसी ने कहा वेरी बैड। तो देखिए, ये जो ऑर्डर मैंने बना दिया ना, इस तरीके का, ये एक ऑर्डर बन गया। लेकिन ये ऑर्डर है, नंबर तो नहीं है इसमें, कोई नंबर तो आप नहीं दे रहे हैं। जब नंबर ही नहीं दे रहे हैं तो ये आपने केवल ऑर्डर बनाया है, ऐसी कैटेगरी बनाए हैं। ये तो कैटेगरी यहां बनाई थी नॉमिनल में, इसमें आप कोई बता नहीं सकते थे कि क्या मेल बड़ा है, मेल आदमी इंपॉर्टेंट होता है या औरत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं बता सकते आप ना, बताना चाहिए। लेकिन खाना कैसा है वो आप बता सकते हैं ऑर्डर के हिसाब से। किसी ने कहा एक्सीलेंट, किसी ने कहा वेरी बैड। तो यहां पर आप नंबर आपने नहीं दिया, नंबर दे सकते हैं लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर बनाना है यहां पर। तो ये ऑर्डिनल डेटा हो गया। दोनों में कोई भी क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं हुई। नंबर आप दे रहे हैं लेकिन वो क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मॉर्निंग, नून, नाइट, ये क्या होगा, इसमें कोई नंबर नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि मॉर्निंग है, उसके बाद दोपहर आएगी, उसके बाद रात आएगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं उन टाइप ऑफ डेटा को या उन क्लासिफिकेशन को जिसमें डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको हम इंटरवल भी कह सकते हैं, इसको हम रेशियो भी कह सकते हैं। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू आई। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यह है कि आपने कहा 20 डिग्री और 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ना केल्विन है या केल्विन है, कोई जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना है कि इनके बीच में इंटरवल 10 डिग्री का है, बस इतना जानना है। अब ये आप 0 डिग्री से ले रहे हो या -20 से ले रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें कोई 0 नहीं होता है। तो डिस्क्रीट या इंटरवल वैल्यू का मतलब ही होता है इंटरवल, यानी एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, लेकिन इनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा। यहां पर पॉसिबिलिटी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है और कोई वैल्यू नहीं है। इसमें कोई ट्रू 0 नहीं होता है। अब आइए आप कॉन्टिन्यूअस या रेशियो पे। कॉन्टिन्यूअस या रेशियो पे 0 भी मिलेगा आपको, यहां पर नंबर भी मिलेगा आपको, और सबसे बड़ी बात कि यहां आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे रेशियो या कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करनी है, तो आपने कहा हमने दौड़ लगाई, 0 से शुरू किया। एक ने 100 मीटर की दौड़ 8 सेकंड में पूरी की, एक ने 10 सेकंड में पूरी की। तो 8 और 10 को आप यहां मैथ करा सकते हो ना, यहां 8 सेकंड हो गया, यहां आप 10 सेकंड हो गया, और इन दोनों का आप डिवीजन भी ले सकते हो। किसी ने मान लीजिए 5 सेकंड में कंप्लीट किया, तो आप बता सकते हो कि ये जो 10 सेकंड में किया है और 5 सेकंड में किया है, एक ने दूसरे से हाफ में या डबल में कंप्लीट किया है। तो यहां आप 0 से शुरुआत कर रहे हो। आप डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 0 है, कंपैरिजन हो सकता है, और इसमें नंबर मिलते हैं, कोई कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर रहे हो। अब 4 स्केल हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। जैसे ही यहां पर देखिए, ये एक बात हो रही है कि कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, मान लीजिए
ये रनर्स हैं, धावक हैं, दौड़ रहे हैं। आपने कहा कि ये तीसरे नंबर का, ये 8वें नंबर का, 7वें नंबर का, लेकिन जरूरी नहीं है, ये भी तीसरा हो सकता था, ये 8वां हो सकता था, ये 7वां हो सकता था, ये फिनिश करना है इनको। लेकिन आपने इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है, कोई आपने नंबर नहीं दिया इनको, नंबर केवल मार्किंग के लिए दिया है, ये कैटेगरी है अलग। ऑर्डिनल में जैसे ही आप आते हैं तो ये इनमें से कौन जीतता है कौन हारता है, इन्होंने फर्स्ट प्लेस किया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, लेकिन कोई नंबर नहीं बताया आपने कि भाई कौन कितनी तेजी से दौड़ा, कौन कितने जल्दी पहुंचा। ये रैंकिंग हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, इसलिए इसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इंटरवल का मतलब ये है कि आप 0 से 10 स्केल पे या किसी स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने 8.2 पे किया, इन्हें 9.1 पे किया, 9.6 पे किया। तो इंटरवल में ध्यान रखिएगा, आप इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। इसका कोई जीरो नहीं है, यानी कहां से स्टार्ट हुआ ये पता नहीं, लेकिन इनके बीच में एक और इंटरवल जरूर बता दिया आपने, इनके बीच में इंटरवल है। रेशियो की जहां बात करते हैं, टाइम टू फिनिश, यानी कि इतना समय इन्होंने शुरुआत से 0 से लिया और एंड करने में इनको इतना समय लगा, या इंटरवल में इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो बता दिया आप। ठीक है, तो यहां पर जो बात आती है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब हो सकता है, 0 होना चाहिए और पर्टिकुलर नंबर होता है, और आप यहां से आपस में कंपैरिजन भी कर सकते। इस तरीके से 4 स्केल बनते हैं आपके। द फंडामेंटल प्रिंसिपल विच रेफर्स टू द फैक्ट दैट लोकेशंस दैट आर क्लोजर टुगेदर आर मोर लाइकली टू हैव सिमिलर वैल्यूज देन लोकेशन दैट आर फार अपार्ट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज। ऑप्शन हमारे पास है टॉबलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी, एंथनीज फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी, और फाइनली है थॉमसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी। सही पहचाना आपने, इसका उत्तर है टॉबलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी। अब ये जो साहब आपको दिख रहे हैं, इन्होंने पहला लॉ दिया ज्योग्राफी का, इनका नाम है वाल्डो टॉबलर। इन्होंने ये कहा कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स बट नियर थिंग्स आर मोर रिलेटेड टू देन द डिस्टेंट थिंग्स। अब लाइफ में देखिए कि आप और आपकी माताजी ये आपस में रिलेटेड है, आपकी मॉम से ज्यादा और ज्यादा कौन रिलेटेड हो सकता है। इसी तरीके से आप और कोई एक विदेश में रहने वाला आदमी जिससे आप कभी मिले नहीं ना कभी मिलेंगे, उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी कहती है, जो टॉबलर साहब कहते हैं कि जो पहला लॉ है एक फाउंडेशन बना, ये एक तरीके से नींव बनी स्पेशल डिपेंडेंस और स्पेशल ऑटो कोरिलेशन। स्पेशल मतलब होता है लोकेशन, जगह, और आपस में किस तरीके से ये रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं या अनरिलेटेड है, नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके से आप मैप कर सकते हैं कि जैसे ही आप करीब में हैं तो आप क्या मिलेगा और दूर चले गए तो आपको क्या मिलेगा। तो आपस के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं आसपास के, उनके डेटा वैल्यूज नॉर्मली सिमिलर होते हैं और ज्यादा कोरिलेशन, ज्यादा जुड़ाव या ज्यादा आपस में संबंध दिखाते हैं। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। जो ये पहला चित्र है ये बताता है नेगेटिव कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन। ये बताता है आपका पॉजिटिव स्पेशल ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि आप यहां देखेंगे कि यहां सारे के सारे व्हाइट है, इसके साइड वाला भी, इसके इधर वाला भी, इसके इधर वाला भी, लेकिन यहां पर सारे आपके अलग कलर के हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये आपस में सब कोरिलेटेड है क्योंकि ये पास में है। यहां पर इसके पास में व्हाइट है, इसके पास में व्हाइट है, यानी कि ये इनसे कोरिलेटेड नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसी को हम नेगेटिव स्पेशल ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं और इसी को हम डिसिमिलैरिटी बोलते हैं एट्रीब्यूट्स में। यहां पर हम सिमिलैरिटी बोलते हैं एट्रीब्यूट्स में क्योंकि ये सारे सेम है, ये सारे सेम। तो जो करीब होगा वो ज्यादा रिलेटेड होगा और जो नॉन करीब है वो कम रिलेटेड होगा। इंटरपोलेशन इज मेड पॉसिबल बाय अ प्रिंसिपल कॉल्ड। अब ज्योग्राफी में, जीआईएस में स्पेशल ऑटो कोरिलेशन इंटरपोलेशन या फिर स्पेशल ऑटो करेक्शन या थीमेटिक ऑटो कोरिलेशन या थीमेटिक ऑटो करेक्शन। तो इंटरपोलेशन इनमें से किस कारण से पॉसिबल हो रहा है? इसका सही उत्तर है स्पेशल ऑटो कोरिलेशन। ये आया कहां से? जो ये साहब है इनका नाम है वाल्डो टॉबलर। अब इन्होंने कहा जो करीब की चीजें हैं, जो आसपास की चीजें हैं वो ज्यादा रिलेटेड हैं और जो दूर की चीजें हैं वो कम रिलेटेड है। तो ये पहला लॉ जो इन्होंने बनाया ये फाउंडेशन बन गया स्पेशल डिपेंडेंस और स्पेशल ऑटो कोरिलेशन का। स्पेशल मतलब होता है जगह, लोकेशन की इंफॉर्मेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है आपस में जुड़ाव या आपस में विभेद।
यहां पर हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट कितना दूर है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के कितना पास में है, या एक लोकेशन कितने पास में है। तो जो आसपास के ऑब्जर्वेशन होंगे वही बताएगा कि डेटा कितना कोरिलेटेड है, कितना ऑटो कोरिलेशन है, दूर की चीजें ज्यादा दूर रहेंगी। तो यहां मैं आपको एक चित्र के तौर से समझाता हूं, क्योंकि इस चित्र में देखेंगे आप कि आसपास के सारे वाइट है, इसके इधर भी इधर भी इधर भी सारे वाइट है। यहां पर इसके जस्ट दाएं हाथ पे जस्ट नीचे वाइट है। तो ये आपस में नेगेटिव स्पेशल ऑटो कोरिलेशन या डिसिमिलर आपस में ना मिलते हुए इनकी कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट या इनकी जो परिस्थितियां हैं वो दिखा रहा है। यहां पर ये देखिएगा ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में सब एक जैसे हैं, बस इन दोनों के बीच में विभेद है। तो आसपास की चीजें स्पेशल ऑटो कोरिलेशन दिखाती है। इसको निकाला जाता है मोरन्स इंडेक्स से, जेड स्कोर से, पी वैल्यू से। बहुत सारे ऐसे हमारे पैरामीटर्स हैं या स्केल्स हैं। देखिएगा कि जो चीज डिस्पर्स्ड है, बिल्कुल देखिए यहां काला है, यहां व्हाइट है, फिर यहां काला है, यहां पर सारे काले हैं, यहां पर सारे व्हाइट है, यहां सारे ग्रे है, यहां व्हाइट है, यहां व्हाइट ग्रे और काले सब डिस्पर्स्ड है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आपको रैंडमनेस मिलेगी वो यहां है, जहां पर ज्यादा कोरिलेशन मिलेगा क्योंकि ये आपस की चीजें कोरिलेटेड है, यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, यानी कि कोरिलेशन ज्यादा है, ऑटो कोरिलेशन ज्यादा है, यहां बहुत कम है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे इंटरपोलेशन होता है, कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी यानी कि वॉल्डो साहब द्वारा दिया गया पहला आपका जो ज्योग्राफी का लॉ है वो स्पेशल ऑटो कोरिलेशन का इंटरपोलेशन को मदद करता है। अ डैश इज अ सेट ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एंड कॉन्टिग्यूअस सेल्स विद एसोसिएटेड फीड वैल्यूज। The associated values represent cell values, not point values. This means that the value for a cell is assumed to valid for all location within the cell. इसके ऑप्शंस अपने पास जो है वो बता देता हूं मैं आपको। क्रिस्टल, रास्टर, सेगमेंट और पॉलीगन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका उत्तर है रास्टर। ऑप्शन नंबर 2 रास्टर। जीआईएस में या और रिलेटेड साइंसेस में रास्टर डेटा होता क्या है? देखिए रास्टर डेटा का मतलब ये होता है कि मैं कोई भी एक मैप उठाऊं, कोई जगह उठाऊं, उसका एक ब्लॉक बनाऊं, उसका एक ब्लॉक लूं और हर एक ब्लॉक में जो मिनिमम डब्बे हैं इसको मैं सेल कहूं, और हर एक सेल, ध्यान रखिएगा ये जो सेल है इसकी मैं सेंटर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे सेल की वैल्यू की बात कर रहा हूं। हर एक सेल की एक वैल्यू है, हर एक सेल की एक वैल्यू है, और ये वैल्यू जो होगी ब्राइटनेस वैल्यू हो सकती है, ग्रे स्केल वैल्यू हो सकती है, एलिवेशन वैल्यू हो सकती है, और इसी को जो डब्बे के फॉर्म में ग्रिडेड कॉन्टिग्यूअस सेल के फॉर्म में होता है इसी को हम रास्टर कहते हैं। ठीक है, तो रास्टर का मतलब यही है कि पहली चीज जो इसमें आती है इसमें पिक्सेल्स होंगे। ये एक मिनिमम पिक्सल है, जिस तक आप जूम कर सकते हैं, ये मिनिमम पिक्सल हो गया जिसको हम सेल कह रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस डेटा है, एक के बाद एक डेटा है। डेटा जो है वो एक ग्रिड या एक सेल का डेटा है, चाहे हाइट वैल्यू हो चाहे ब्राइटनेस वैल्यू हो, क्योंकि हर एक सेल की वैल्यू है तो साइज ज्यादा हो जाएगा इस डेटा का। ये रास्टर डेटा वेक्टर डेटा के साथ में बात की जाती है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जीआईएस में। जैसे ये पॉइंट, इसकी वैल्यूएशन वैल्यू हो सकती है, हाइट वैल्यू हो सकती है, हो सकता है ये स्लोप हो यानी कि ऐसी हाइट वैल्यू हो, ग्रेडियंट हो, या फिर सिंपल ब्राइटनेस वैल्यू हो। तो ये एक रास्टर डेटा एक टाइप का स्पेशल डेटा होता है, दूसरा स्पेशल डेटा इसमें वेक्टर होता है जीआईएस में। इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे आप किसी भी ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड फीचर है, हर एक ग्राउंड, ये पूरे ग्राउंड फीचर की वैल्यू यहां पर दी हुई है, और ये जो नंबर्स हैं ये वैल्यूज बता रहे हैं हर एक पिक्सल के या हर एक ग्रिड के या हर एक सेल के। हर एक पिक्सल का एक यूनिक वैल्यू होगा जो इस पर्टिकुलर एरिया की वैल्यू को डिफाइन करता होगा। जब इस पूरे डब्बों को हम मिलाएंगे तो ये इमेज इस तरीके से दिखाई देगी जब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी जीआईएस सॉफ्टवेयर में या किसी इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन है टेसेलेशन पार्टीशन द स्टडी स्पेस into cells and assign a value to each cell. A raster is a regular tessellation with a square cell, by far the most commonly used. Both 1 and 2, और फाइनली आपका आता है none of the above. क्या लगता है आपको? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों। पहली चीज इसमें आती है कि टेसेलेशन होता क्या है। What are tessellation? टेसेलेशन का मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट की, चाहे वो आप पिक्सल ले लो चाहे आप कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ले लो, हर एक पॉइंट की वैल्यू क्या है और क्या रेगुलरिटी है और इसका शेप क्या है। ठीक है जी,
इसका शेप क्या है। तो यहां पर रास्टर और वेक्टर दोनों की मैं बात करूंगा, खास तौर पे रास्टर की। टेसेलेशन का मतलब होता है ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये ट्राइंगल हो सकते हैं, ये और कोई शेप हो सकते हैं, ये आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो कोई भी बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, खास तौर पे 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहाड़ रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप पहाड़ कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी ज्योग्राफी सॉफ्टवेयर में? यहां पर आपको टेसेलेशन बनाना पड़ता है, यानी कि हर एक ग्रिड की एक वैल्यू होगी। वो जो वैल्यू होगी, हो सकता है ब्राइटनेस वैल्यू हो, एलिवेशन वैल्यू हो, और जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में तो ये इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। इसी तरीके से हम ये वायर मैश स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम टिन या ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क भी कहते हैं, और ये हम बनाएंगे किसी पहाड़ के लिए। और वो पहाड़ जो है उसके ऊपर पहले तो ये टेसेलेशन बनेगा, यानी कि ये 3D में या फिर गेमिंग में भी यही होता है। हम टेसेलेशन बनाते हैं या फिर ब्लॉक्स बनाते हैं, उसके ऊपर एक चादर की तरह इमेज को ड्रेप कर देते हैं, उड़ा देते हैं, और हमें एक्चुअल एक माउंटेन दिखने लगता है। टिन स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस अपने पास है। पहला है ट्रैफिक इंटरनेट नेटवर्क, दूसरा है ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, फिर है टेम्पोरल इंटरेस्ट नेटवर्क, और फाइनली है टेम्परेचर इंटरफेस नोड। क्या लगता है आपको टिन का मतलब क्या होता है? इसका उत्तर है ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, यानी कि टिन। अब ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क क्या होता है? पहली चीज तो ट्राइंगुलर है, इसका मतलब आपको इसमें ट्राइंगल्स मिलेंगे। इरेगुलर का मतलब यह है कि ये ट्राइंगल कहीं बड़े होंगे, कहीं छोटे होंगे, या ये ट्राइंगल किसी एक तरीके से नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे। नेटवर्क इसका अलग अलग होगा। नेटवर्क मतलब आपस में ये जुड़े होंगे। तो ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क यानी कोई इसमें आपस में एक जुड़ाव है नेटवर्क का, लेकिन ट्राइंगल और ट्रायंगुलर शेप्स का जुड़ाव है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक इमेज दिखाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन इसके पीछे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये जो ग्रीन कलर में, यही टिन है, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क। देखिए, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप किसी सरफेस को दिखाना चाहते हैं। उस सरफेस को दिखाने के लिए आपको बैकग्राउंड में, कंप्यूटर में या गेमिंग में आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसके ऊपर ये आप ड्रेप करोगे इमेज को। ये तो इमेज है बेसिकली, लेकिन ये पहाड़ कैसे बन जा रही है? पहाड़ के नीचे आप कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, तो ये ट्रायंगुलर इरेगुलर नेटवर्क इसके नीचे लगता है, तभी इसको हम वायर मैश कहते हैं। ये एक तरीके का डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा को दिखाने का वेक्टर बेस्ड फॉर्म है। ये बनता है आपके ट्रायंगल से, और कोई भी ट्रायंगल की बात करोगे तो आप इसमें वर्टिसेस आते हैं। ध्यान रहे, ट्रायंगल छोटे हो सकते हैं, ट्रायंगल बड़े हो सकते हैं, इसको हम एग्जैगरेशन कहते हैं, इसको हम टेसेलेशन कहते हैं। वर्टिसेस आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से आप एक और ट्रायंगल बनाएंगे, और ये जो ट्रायंगल का जो नेटवर्क बन रहा है, वही ट्रायंगल का नेटवर्क आपको हाइट भी दे रहा है। इसी के ऊपर आप इमेज ड्रेप करके, टिन के ऊपर इमेज ड्रेप करके आप फाइनली अपना ये व्यू पाते हैं। अब मेन चीज ये है कि अगर आपको मान लीजिए पहाड़ को रिप्रेजेंट करना है, तो एक तो तरीका है कि इस पहाड़ के हर एक पॉइंट ले लो, वो इम्पॉसिबल है। तो बेटर ये है कि आप इसको आप रिप्रेजेंट करो कि ये जो ट्रायंगल है यहां पर इक्वल हाइट्स है, यानी यहां का हाइट ले ली, यहां की हाइट ले ली, यहां की हाइट ले ली, और बाकी अंदर की हाइट को इंटरपोलेट कर दिया कि भाई ये जो हाइट है अगर यहां से यहां तक वेरी कर रही है, यहां पर अगर मान लीजिए 60 मीटर है, यहां पर 30 मीटर है, तो पॉसिबली यहां पर आपका इसके बीच में यानी 40 से 50 मीटर हो सकता है। इसी के तरीके जो होते हैं वो डिलॉने ट्रायंगल और डिलॉने ट्रायंगुलेशन मेथड इस तरीके के होते हैं। तो यही जो इंटरपोलेशन है वो डिलॉने ट्रायंगुलेशन या डिस्टेंस ऑर्डरिंग से होते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको डिलॉने ट्रायंगल का बता देता हूं। इसमें बात यही है कि जब आप 3 पॉइंट बनाएंगे तो इसका सरकमफेरेंस के अंदर तीसरा पॉइंट नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर आप ये पॉइंट ऐसे बना रहे हो तो यहां पर भी एक सर्कल बनाओगे आप, कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए अगर इसके आसपास में ऐसे सर्कल बनाता हूं तो ये। लेकिन अगर इसके अंदर है तो आप यहां सर्कल जैसे बनाएंगे ये अंदर आ जाएगा, तो आपको इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है डिलॉने ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलर इरेगुलर नेटवर्क एक तरीके से मॉर्फोलॉजी को शो करने का काम है। बैकग्राउंड में ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल के ऊपर जैसे साड़ी हम पहनते हैं, ड्रेपिंग करते हैं, उसी तरीके से इमेज को इसके ऊपर पहनाया जाता है या उसके ऊपर ड्रेप या उसके ऊपर चादर की तरह उड़ा दिया जाता है। Which of the following is true about Delaunay triangulation? Delaunay triangulation के लिए ऑप्शन आपके पास है, the triangles are as equilateral as they can be. दूसरा ऑप्शन है आपके पास, for each triangle the circumcircle through its anchor points does not contain any other anchor points. और तीसरा है both 1 and 2. चौथा है none of the above. बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3,
पहला और दूसरा दोनों। डेलॉने ट्रायंगुलेशन या फिर डिलोन ट्रायंगुलेशन क्या होता है, पहले मैं इसका एक आइडिया दे दूं आपको, तब इसके बारे में बताता हूं। ट्रायंगुलेशन या डिलोने ट्रायंगुलेशन का मतलब ये होता है कि आप ट्रायंगल बनाएंगे किसी भी एरिया, सरफेस मॉर्फोलॉजी या किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए, कंप्यूटर में या किसी गेम को दिखाने के लिए। जैसे आप ये रैबिट देख रहे हैं, इसको आप कैसे दिखाओगे, ऐसे नहीं दिखा सकते आप, ये जो ट्रायंगल्स है उसके रूप में दिखाओगे, और उसके ऊपर ये एक ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा कि आपको ये दिखने लगेगा, ये आपका एक व्यू है कि आपका खरगोश दिखने लगेगा, रैबिट दिखने लगेगा। कैसे? हमने 3 पॉइंट लिए, हम सारे पॉइंट तो नहीं ले सकते, ये तो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हमने 3 पॉइंट्स लिए और उसके बाद हमने इसको हमने ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किया? क्योंकि इन 3 पॉइंट से जो हम एक सर्कम सर्कल बना रहे हैं उसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर यही 3 पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट है, मैं यहां से सर्कम सर्कल बनाता हूं, बीच में एक पॉइंट आ जाता है, तो मैं ये सर्कम सर्कल के कारण इन तीनों को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूं और इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, यहां से सर्कल बनाता हूं और मैं देखता हूं कि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा। इसका भी सर्कम सर्कल देख लीजिए, कोई पॉइंट बीच में नहीं आ रहा है, इसका भी सर्कम सर्कल देख लीजिए, कोई पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट बढ़ने लगेंगे, ट्रायंगल और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तो जितने ज्यादा ट्रायंगल बढ़ेंगे उतने आपकी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी आपको, उतना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा आपके डेटा का। लेकिन ये सारे ट्रायंगल केवल इसीलिए बन रहे हैं कि आपको एक्चुअल इमेज को, एक्चुअल गेम को, एक्चुअल आप कहें कि एक टेरेन को दिखाना है, तो वहां पर आपको डिलोने ट्रायंगुलेशन या डिलोन ट्रायंगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये करता क्या है? कॉन्वेक्स हल का मतलब होता है पूरा एक एरिया, इसको ये डिवाइड करता है ट्रायंगल्स में। ध्यान रहे, सर्कम सर्कल जो होंगे इसके, वो इस तरीके से बनेंगे, यानी ऐसे सर्कम सर्कल जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट है तो फिर ये सर्कम सर्कल, ये तीनों आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन उन्हीं को कर सकते हो, उसी का ट्रायंगल बना सकते हो जिसके सर्कम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। हर एक चीज को ध्यान देना जरूरी है कि यहां पर कोई भी वर्टेक्स अंदर नहीं आएगा सर्कम सर्कल के, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज आप उस ट्रायंगल को फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन के जरिए यही बताने की कोशिश की है कि जैसे ही आप सर्कम सर्कल बनाते हो, कोई पॉइंट बीच में नहीं है, और वो सर्कम सर्कल ये सारे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई सेंटर में नहीं है। अगर वो सेंटर में कोई पॉइंट आ जाता है, ये देखिए आप, तो फिर आपको ट्रायंगल को तोड़ना पड़ता है। द बाउंड्री मॉडल इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल, टेम्पोरल डेटा मॉडल, टोपोलॉजिकल डिस्क्रीट मॉडल, टेम्पोरल डिस्क्रीट मॉडल। उत्तर है इसका टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल। टीडीएम या टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल ये ज्योग्राफी या जीआईएस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप देखिए, कोई आपको एक एक्चुअल एरिया दिया हुआ है, इसको आपको ज्योग्राफी में, मैप में या फिर जीआईएस सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई आप यहां रहते हो तो आपका पड़ोसी रामू यहां रहता है और शामू यहां रहता है, तो आप जगह बता रहे हो ना, कौन सी चीज कहां है, आप उनकी जगह बता रहे हो। तो बेसिकली आपस में जो रिलेशनशिप है अलग अलग फीचर का, जीआईएस में 3 फीचर होते हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं? पॉइंट के बीच में क्या है, पॉइंट लाइन के बीच में क्या है, पॉइंट पॉलीगन के बीच में क्या है। तो ये रिश्ते हैं, रिलेशनशिप, वही बताने का तरीका है टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल। तभी तो आप बता पाएंगे कि मेरे दाएं में कौन है, मेरे बाएं में कौन है। इसके लिए हम फेस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, ये जो फेस है ये आपको ये पूरा एरिया बता रहा है, ये लाइन जो है आपको एज बता रही है, ये जो 3 जो अंदर लिखा हुआ है एक ब्लॉक में, इसको ये नोड बता रहा है, और ये एरो आपको डायरेक्शन बता रही है। इन सब से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहां है, कैसी है, जब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किसी जीआईएस सॉफ्टवेयर में। तो टोपोलॉजी का मतलब यह होता है कि स्पेशल रिलेशनशिप, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन जो भी फीचर्स हैं उनके बीच में आपस में रिश्ता क्या है, आपस में इधर कौन है, इधर कौन है, यहां कौन है, और इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, वही टोपोलॉजी कहलाता। अब इस चित्र से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल टोपोलॉजी से हम क्या बात कर रहे हैं। पहले मैं ये समझा दूं आपको कि जो टीडीएम है, टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल, ये स्पेशल रिलेशनशिप यानी कि अलग अलग जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आप कंटेंट दिखाना चाहते हो मैप में या फिर जीआईएस सॉफ्टवेयर में, इनके बीच में एक पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के रूप में ही दिखाओगे, आप एरिया के रूप में दिखाओगे। तो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिश्ते क्या है और उनको हम कैसे नोड, फेसेस और एजेस के तौर पे रिप्रेजेंट करके हम एक्चुअल मैप पे रियल वर्ल्ड को दिखा सकते। यहां पर देखिएगा, जैसे ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन किस किस से मिलकर बना है। अगर आप एक पॉलीगन बनाओगे इस तरीके का, तो क्या बन रहा है, कहां पर है, ये किसके अंदर है, किसके बगल में है। तो हम ये बी उठाते हैं, बी जो है वो एक ये वाला
ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 नंबर, और ये 5 नंबर हो गया। तो जो ए फेस है या फिर कहें कि ए रीजन है वो 3 बाउंड्री से बना है, 1 3 5। अब ये 5 जो है वो डी के साथ भी जुड़ रहा है, 3 सी के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये जो आप बनाएंगे ना, इसी से रिप्रेजेंट होगा कि जब आप जैसे ही मैप पे ले जाएंगे तो ये प्रॉपर एरिया बना देगा मैप पे। ये इंफॉर्मेशन, इसी को हम टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द 8 स्पेशल रिलेशनशिप्स? ऑप्शन है आपके पास डिसजॉइंट मीट्स इक्वल, इनसाइड कवर्ड बाय, तीसरा है कंटेन्स कवर्स ओवरलैप, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, क्या उत्तर है इसका? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका उत्तर है सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल रिलेशनशिप होती क्या है? जैसे आपका आपके दोस्त के साथ जो रिलेशनशिप है और आपका अपने माता जी के साथ जो रिलेशनशिप है, वो दोनों अलग अलग होंगे। तो हमारे पास ये माता पिता को दिखाने का तरीका जीआईएस में होता है, उनको हम स्पेशली दिखाते हैं, उसको इसी को हम स्पेशल डेटा कहेंगे। यानी कि अगर मैं एक मैप बनाऊं इन तीनों पे, इन तीनों पे रख दूं और आपस में रिलेशनशिप दिखाऊं, तो इसी को हम स्पेशल रिलेशनशिप कहेंगे। स्पेशल मतलब होता है ऐसा डेटा जिसके पास लोकेशन की इंफॉर्मेशन हो। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ते। तो बेसिकली जो जीआईएस का काम होता है कि भाई जो फीचर्स हैं, चाहे पॉइंट हो, चाहे लाइन हो, चाहे पॉलीगन हो, इनके बीच में आपस में रिश्ते क्या हैं? क्या ये एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं? क्या ये एक दूसरे के अंदर है? कैसे क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो यहां देखिएगा, जैसे ए और बी को हमने कहा बिल्कुल सेम है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं। ए और बी आपस में टच कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये बी ए के अंदर है, ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, डिसजॉइंट है, ए बी को पूरा कवर करता है और ए और बी लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं। तो इसी को स्पेशल रिलेशनशिप कहेंगे। थोड़ा मैं आपको पॉइंट लाइन पॉलीगन के रिस्पेक्ट में बताता हूं। जो स्पेशल रिलेशनशिप है खासतौर पे जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे पॉइंट लाइन पॉलीगन होते हैं, तो पॉइंट और पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये पॉइंट इसके करीब है, क्या ये इसके दूर है? पॉइंट लाइन में ये है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, क्या ये इसके करीब है या दूर है? पॉइंट और एरिया में है, पॉइंट इसके अंदर है या बाहर है या फिर इसके बाउंड्री पर है? लाइन और लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या इसके बस टच कर रहे हैं? लाइन और एरिया में यह है कि लाइन एरिया के ऊपर से जा रही है, बाउंड्री से जा रही है, या इससे कोई डिसजॉइंट है, बाहर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। एरिया आपस में बिल्कुल इनसाइड है, आउटसाइड है, या केवल जुड़े हुए हैं। ये सारे जो रिलेशनशिप है, इसी को हम स्पेशल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये सारे जो मैंने दिखाए, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो 8 स्पेशल रिलेशनशिप्स बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टेम्पोरल डिमेंशन? टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। टाइम से क्या रिलेटेड है? टाइम कैन बी मेजर्ड अलोंग अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस स्केल। वैलिड टाइम ऑफ वर्ल्ड टाइम इज द टाइम व्हेन इवेंट रियली हैपेंड और स्ट्रिंग ऑफ इवेंट टुक प्लेस। फिर है टाइम कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लीनियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट, नाउ इनटू द फ्यूचर। व्हेन मेजरिंग द टाइम वी स्पीक ऑफ granularity as a precision of a time value in a GIS or database. Time can be represented as absolute or relative. 5 ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है all of the above. अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका उत्तर है। बिल्कुल सही, 6वां इसका उत्तर है all of the above. टेम्पोरल डिमेंशन क्या होता है? देखिए, डिमेंशन के बारे में आप बात करोगे तो आप लेंथ नापते हो, या फिर आप कहते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई कहता है भाई इसमें टाइम भी जोड़ दो। अब टाइम आ गया तो क्या हुआ? पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये वैल्यू है, ये टाइम है। टाइम के हिसाब से क्या वैल्यू चेंज हुई? जैसे आपने कहा कि ये एक फीचर है, फीचर है मतलब पेड़ है, मान लीजिए ये आपके पेड़ है। तो टाइम 1 यानी कि 1800 में क्या था, 1900 में क्या हुआ और 2000 में क्या हुआ, ये सब टाइम है, ईयर की बात कर रहा हूं मैं। अब इसी फीचर का जो एट्रीब्यूट था, हो सकता है ये पेड़ बहुत बड़े हो, किसी और चीज के पेड़ हो। अब इस समय पेड़ थोड़े छोटे हो गए, मतलब 1900 ईयर में पेड़ थोड़े छोटे हो गए, या मिट्टी चेंज हो गई, या हो सकता है सारे खत्म हो गए। 2000 में हो सकता है यहाँ पर पेड़ रहे ही ना, कुछ और आ गया, यहाँ पर नदी आ गई। इसी तरीके से रास्टर सीरीज, यहाँ पर इसका फ्लो या मैप कैसा हो, इस समय ये किस तरीके से दिखता है और रास्टर के रूप में ये कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हैं हर एक टाइम की एक वैल्यू के हिसाब से टेम्पोरल डिमेंशन भी होता है, जो टाइम इसमें एक एक्सेस होती है। तो टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। ये आपको ज्योग्राफिक डेटा का टाइम दिखाएगा, किस समय, किस साल में, किस महीने में क्या हुआ। टेम्पोरल डिमेंशन कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि आप किसी भी साल से, जैसे मैंने कहा 1800 में क्या हुआ था, उसके बाद 1900 में क्या हुआ था, तो ये कॉन्टिन्यूस है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बीच में कोई पॉइंट आता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है।
मस्ट बी डिस्क्रिटाइज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ जीआईएस। लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते आप। 1800 से लेकर 1900 के बीच में ऐसा कोई तो टाइम नहीं रहा होगा जब टाइम ही ना हो। आप कहेंगे 1881 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो होगा नहीं। लेकिन हमको इसको डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है क्योंकि हमको जीआईएस में दिखाना हो, इसलिए हम 1800 का अलग दिखा रहे हैं। 1800 का ये अलग है, 1800 की ये इमेज अलग है। इसी तरीके से 2000 की अलग इमेज है जो कि आप टाइम 3 पे देख रहे हैं हर जगह पे। जैसे आप डिस्क्रिटाइज कैसे करेंगे, ये अलग अलग साल है और एक पर्टिकुलर एरिया है जो आप देख रहे हैं। इस समय ये एरिया इतना था, इतने लोग रहते थे, इतने घर बने थे, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये जगह ऐसी हो गई। इसका मतलब ये है कि 1150 से लेकर 2010 तक अगर हम ये समय अनुमान लगाएं जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि टेम्पोरल डायमेंशन या समय के डायमेंशन में, समय के एक्सिस में कैसे परिवर्तन हुआ। इसी को हम जीआईएस में टेम्पोरल डायमेंशन कहते हैं। इस पूरे डिस्कशन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट जीआईएस के देखे, जानने की कोशिश की। होपफुली आपको फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।